नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका। कक्षा 7 इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पाठ 10। 10वां जो पाठ है वो महात्मा गांधी के बारे में है और इससे पहले पाठ 9 जो है वो हम पूरे पढ़ चुके हैं और मुझे उम्मीद है कि आपने वीडियो देखे होंगे। चाहे आप कक्षा 7 के विद्यार्थी हो तो ये किताब आपके लिए इम्पोर्टेंट है ही। अभी लॉकडाउन में आप घर बैठे हैं तो निश्चित रूप से आपके परिवार में कोई बच्चे उनको ज़रूर दिखाएं। वीडियो बहुत अच्छे से समझाया है। इसी तरह से कक्षा 6 की पुस्तक में पूरी करवा चुका हूँ। 7 की आप ये मानो अभी पूरी हो जाएगी। इसके बाद में हम कक्षा 8 शुरू करेंगे। तो महात्मा गांधी जी के बारे में हम इस वीडियो में जो है पढ़ने वाले हैं। देखते हैं क्या लिखा हुआ है। इसमें जो है गांधी जी की जो आत्मकथा है उसके कुछ उद्धरण इसमें दिए गए हैं। तो आपने अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और इसकी पीडीएफ जो है दोस्तों इस वीडियो की वो आपको कहाँ मिलेगी, मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। और टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन कर लें। आप उसको ओपन करें, ज्वाइन कर लें। आपके अगर मोबाइल में टेलीग्राम नहीं है तो ऐप लोड कर लें। तो गांधी जी ने देखो कहा है, खुद वो बदलाव बनिए जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं। यानी हम लोगों की क्या आदत होती है, हम दूसरों की कमियां निकालते रहते हैं। उसने ऐसा नहीं किया, उसमें ये कमी है, उसमें घमंड ज़्यादा है, वो निकम्मा है, वो फलाना है। अपने अंदर बदलाव कीजिए जैसा आप दुनिया में देखना चाहते हैं। आप अपने आप को बदलिए तो आपसे लोग प्रेरणा लेंगे। ये गांधी जी की खासियत थी। वो क्या करते थे, उनको जो कुछ भी करना था, मान लीजिए आप किसी दूसरे को कहते हैं कि आप मीठा मत खाओ, आप चाय मत पियो, तो पहले खुद छोड़ो फिर दूसरे को कहो। ये इनका था। गांधी जी ने अपनी आत्मकथा में अपने जन्म से लेकर 1920-21 तक की घटनाओं को लिखा है। देखो ये याद रखना, ये यहाँ पूछा जा सकता है। 1920-21 तक की ही घटनाएं हैं उसमें। और आत्मकथा का नाम क्या है, एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ, यानी सत्य के साथ मेरे प्रयोग। और ये कौन सी भाषा में लिखी गई है मूल रूप से, ये आप कमेंट करें, इसका जवाब थोड़ी देर में दूंगा मैं। तो पोरबंदर में जन्म हुआ था। तो इस आत्मकथा में पोरबंदर के जन्म से लेके स्कूली जीवन का लड़कपन, 13 साल की उम्र में शादी हो जाना कस्तूरबा से, और उन पर प्रभाव से इस महान व्यक्तित्व को करीब से समझा जा सकता है। साथ ही उस समय के देश के वातावरण और सामाजिक जीवन की झलक दिखाई देती है। गांधी जी ने अपनी पत्नी को बताकर ब्रह्मचर्य का व्रत भी ले लिया था। राजनीति में उनके द्वारा किए गए सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह के सफल प्रयोगों की जानकारी मिलती है। सत्य यानी कि सत्य बोलना, सत्य का साथ देना। अहिंसा, बिना कोई हिंसा, मारकाट, मारपीट और किसी को तकलीफ दिए बिना किसी अपना आंदोलन, अपने कार्य किए। और सत्याग्रह यानी जो सत्य बात है उसके प्रति बार बार आग्रह करना, ये इनका था। यहाँ हम गांधी जी के एक प्रयोग का उनके शब्दों में ही अध्ययन करेंगे साथी। तो यहाँ क्या है, यहाँ जो उनकी आत्मकथा है उसके कुछ जो उदाहरण, उसका एक उदाहरण दिया गया है। तो इसलिए दोस्तों ये जो है ये इम्पोर्टेंट हो जाती है आत्मकथा, और आप ध्यान में रखें इसको। ब्रज किशोर बाबू और राजेंद्र बाबू की तो अद्वितीय जोड़ी थी। राजेंद्र बाबू जानते हैं आगे जाकर जो राष्ट्रपति बने। तो ये आपको मैं पढ़ाई देता हूँ, पूरी तरह से आपके काम की है। आप देखिए गांधी जी की शैली, लेखन शैली कैसे, आनंद लीजिए इसका। उन्होंने अपने प्रेम से मुझे इतना पंगु बना दिया था कि उनके बिना मैं एक कदम भी आगे नहीं जा सकता था। उनके शिष्य कहिए अथवा साथी, शंभू बाबू, अनुग्रह बाबू, धरणी बाबू और राम नवमी बाबू, ये वकील लगभग निरंतर मेरे साथ रहते थे। विंध्या बाबू भी समय समय पर साथ रहते थे। यह तो बिहारियों का संग हुआ। उनका मुख्य काम था लोगों के बयान लेना। इसमें दोस्तों जीके की चीज़ कम आएगी, मैं पहले बता दूं। मगर अगर आपने वो आत्मकथा नहीं पढ़ी है तो ये आपको उसकी थोड़ी झलक दिखलाएगी। अध्यापक कृपलानी, JB कृपलानी आपको याद होगा, झंडा समिति के अध्यक्ष थे संविधान सभा के समय। इसमें सम्मिलित हुए बिना कैसे रह सकते थे। स्वयं सिंधी होते हुए वे बिहारी से भी बढ़कर बिहारी थे। मैंने ऐसे सेवक कम देखे हैं जिनमें वे जिस प्रांत में जाएं उसमें पूरी तरह घुल मिल जाने की शक्ति हो, जो किसी को यह मालूम न होने दें कि वे दूसरे प्रांत के हैं। इनमें कृपलानी एक है। उनका मुख्य काम द्वारपाल का था। दर्शन करने वालों से मुझे बचा लेने में उन्होंने इस समय अपने जीवन की सार्थकता समझ ली थी। किसी को वो विनोद करके, विनोद का मतलब हंसी मजाक, मेरे पास आने से रोकते थे तो किसी को अहिंसक धमकी से। रात होने पर अध्यापक का धंधा शुरू करते और सब साथियों को हंसाते। कोई डरपोक पहुंच जाए तो उसे हिम्मत बंधाते थे। मौलाना मजरूल हक, थोड़ा जूम कर देते हैं आपके लिए। मौलाना मजरूल हक ने मेरे सहायक के रूप में
हर हक दर्ज करा रखा था और वे महीने में 1-2 बार दर्शन दे जाते थे। उस समय उनके ठाट बाट और दबदबे में और आज की उनकी सादगी में ज़मीन आसमान का अंतर है, और ये गांधी जी की प्रेरणा थी। हमारे बीच आकर वे हमसे हृदय की एकता साध जाते थे, पर अपनी साहबी के कारण बाहर के आदमी को वो हमसे अलग जैसे जान पड़ते थे। जैसे जैसे मुझे अनुभव प्राप्त होता गया, वैसे वैसे देखा कि चंपारण में ठीक से काम करना हो तो गांव में शिक्षा का प्रवेश होना चाहिए। आपको पता है, गांधी जी का भारत में चलाया गया पहला आंदोलन चंपारण का था 1917 में, जो कि बिहार में है, और यहाँ पर राजेंद्र प्रसाद ने उनको बुलाया था, और वहाँ पर जो नील की खेती करने वाले किसान है उनका शोषण हो रहा था, उसको लेकर इन्होंने आंदोलन किया था। लोगों का अज्ञान दयनीय था। आप देख रहे हैं, इस पाठ को पढ़ोगे तो आपको लगेगा कुछ समस्याएं तो आज भी वैसी है, 100 साल बाद भी, 2020 में भी। गांव के बच्चे मारे मारे फिरते थे, अथवा माता पिता 2 या 3 पैसे की आमदनी के लिए उनसे सारे दिन नील के खेतों में मजदूरी करवाते थे। उन दिनों वहाँ पुरुषों की मजदूरी 10 पैसे से अधिक नहीं थी। यानी देखो, आना 2 आना, ऐसे 16 आना का 1 रुपये होता था, 4 आना, 8 आना और 25 पैसे। 4 आना का मतलब 25 पैसे एक तरह से। स्त्रियों की 6 पैसे और बालकों की 3 पैसे थी। 4 आने की मजदूरी पाने वाला किसान भाग्यशाली समझा जाता था। साथियों से सलाह करके पहले तो 6 गांवों में बालकों के लिए पाठशालाएं खोलने का निश्चय किया। शर्त यह थी कि उन गांवों के मुखिया मकान और शिक्षक का भोजन वे दें। यानी गांव में स्कूल खोल ली है ना, तो शिक्षक का भोजन वो गांव का कोई भामाशाह धनी व्यक्ति दें और मकान भी दें। उसके दूसरे खर्चे की व्यवस्था हम करेंगे, यानी गांधी जी ने कहा कि हम करेंगे। यहाँ के गाँव के में पैसे की विपुलता नहीं थी, पर अनाज वगैरह देने के लोगों में शक्ति थी। और आज भी होता है गांव में, अगर आप कोई भोजन की व्यवस्था करनी हो तो कर देते हैं। जैसे हम लोग भी जाते हैं कई बार चुनाव में और में, तो गांव में इस प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आती, इसलिए लोग कच्चा अनाज देने को तैयार हो गए थे। महान प्रश्न यह था कि शिक्षक कहाँ से लाए जाएं। बिहार में थोड़ा वेतन लेने वाले अथवा कुछ न लेने वाले अच्छे शिक्षकों का मिलना कठिन था। मेरी कल्पना यह थी कि साधारण शिक्षक के हाथ में बच्चों को कभी न छोड़ना चाहिए। ये बात इंपॉर्टेंट है। शिक्षक को अक्सर ज्ञान चाहे थोड़ा हो, मगर उसमें चरित्र बल तो होना ही चाहिए। यानी उसका चरित्र जो है, क्योंकि बच्चों के लिए शिक्षक प्रेरणा होती है। शिक्षक अगर मान लीजिए नशा कर रहा है, या शिक्षक का व्यवहार सही नहीं है, शब्दावली सही नहीं है, तो बच्चों में भी वो चीज़ आएगी। तो इसलिए कोशिश की जाए कि शिक्षक का चरित्र बल जो है, यानी उसका आत्मबल, चरित्र बल, आत्मसंयम, वो भी अच्छा हो ज्ञान के साथ साथ। इस काम के लिए मैंने सार्वजनिक रूप से स्वयं सेवकों की मांग की थी। उसके उत्तर में गंगाधर राव देशपांडे ने बाबा साहब सोमन और पुंडली को भेजा। बम्बई से अवंतिका बाई गोखले आई, दक्षिण से आनंदीबाई आई। मैंने छोटे लाल, सुरेंद्र नाथ, अपने लड़के देवदास को बुला लिया। अपने लड़के देवदास। इसी बीच महादेव देसाई और नरहरि पारिक मुझे मिल गए। महादेव देसाई की पत्नी, ये जो देसाई बीड़ी है ना, मेरे ख्याल से इन्हीं का वो कंपनी है, पत्नी दुर्गा बहन और नरहरि पारिक की पत्नी मणि बहन भी आई। मैंने कस्तूरबा बाई, यानी इनकी धर्मपत्नी गांधी जी की, उसको भी बुला लिया था। शिक्षकों और शिक्षिकाओं का इतना संग काफ़ी था, ये इनका गांधी जी का मानना है। आप इसका आनंद लीजिए पाठ का। श्रीमती अवंतिका बाई और आनंदी बाई की गिनती तो शिक्षिका में हो सकती थी, मगर मणि बहन पारिक और दुर्गा बहन देसाई को सिर्फ थोड़ी सी गुजराती आती थी। जैसे मान लो आज कोई व्यक्ति हिंदी नहीं जाने, केवल मारवाड़ी जाने, तो वो कैसे पढ़ाएगा, मगर मातृभाषा मारवाड़ी में भी पढ़ाया जा सकता है। कस्तूरबा बाई के तो पढ़ाई नहीं के बराबर ही थी। ये बहनें हिंदी भाषी बच्चों को कैसे पढ़ाती। चर्चा करके मैंने बहनों को समझाया कि उन्हें बच्चों को व्याकरण नहीं, बल्कि रहन सहन और का तौर तरीका सिखाना है। क्योंकि गाँव में क्या होता है, देखते हैं बच्चे काफ़ी गंदे तरीके से रहते हैं, स्नान नहीं करते, कपड़े सलीके से नहीं पहनते, शब्दावली अच्छी नहीं है। तो रहन सहन, थोड़ा सा साफ सफाई, स्वच्छता से रहना, तरीके से रहना, अनुशासन, शिष्टाचार, इसके लिए हिंदी या अंग्रेजी की ज़रूरत नहीं है, मातृभाषा से भी काम हो सकता है। तो पढ़ना लिखाना सिखाने की अपेक्षा उन्हें स्वच्छता के नियम सिखाने की जो है ज़रूरत है। और ये आज भी लागू होता है दोस्तों। आज भी हम देखते हैं, चाहे गांव या शहर, कुछ गरीब परिवार के, साधारण परिवार के बच्चे हैं, तो गरीबी के कारण और वजहों से वो समझ नहीं पाते, और उन चीज़ों की उनमें अभी भी कमी है। उन्हें यह भी बताया कि हिंदी, गुजराती, मराठी के बीच कोई बड़ा भेद नहीं है, और पहले दर्जे में तो मुश्किल से अंक लिखना सिखाना है, यानी 1 2 3 4 गिनती, अतः उन्हें कोई कठिनाई नहीं होगी। और थोड़ा सा इसको साइड में ले लेते हैं आपके लिए।
थोड़ा दिखता रहे आपको अच्छे से, बीच में आ जा, ठीक है। परिणाम यह निकला कि बहनों की कक्षाएं तो चली, बहनों में आत्मविश्वास उत्पन्न हो गया और उन्हें काम में रस भी आने लगा। अवंतिका बाई की पाठशाला आदर्श पाठशाला बन गई। उन्होंने अपनी पाठशाला में प्राण फूंक दिए। ये शैली जो है ये गांधी जी की है। पूरी पृथ्वी पर उनको सब लोग जानते हैं, गांधी जी को, सदी के महापुरुष। तो आप भी देखिए वो किस तरह से लिखते थे। उनकी योग्यता भी काफ़ी थी। इन बहनों के द्वारा गाँव के स्त्री समाज में भी हमारा प्रवेश हो सका। पर मुझे पढ़ाई की व्यवस्था करके रुकना नहीं था। गांव में गंदगी की कोई सीमा नहीं थी। और आज भी आप देखते हैं एक गाड़ी आती है, कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया कचरा निकाल, ऐसा गाना चलता होगा आपके भी। गलियों में कचरा, कुओं के आसपास कीचड़, बदबू, आंगन इतने गंदे के देखे ना जा सके। कुछ समस्याएं दोस्तों आज भी है। लोग अभी भी कचरा बाहर फेंक देते हैं रोड पे। बस में कोई चीज़ खाई, मूंगफली खाई, केला खाया, समोसा खाया, वहीं बस में डाल दिया। सड़क पे कुछ खाया, वहीं डाल दिया, वहीं थूक दिया। कई कई टावर, बस स्टैंड, कोई इस तरह से देखते हैं कि कोने जो है ना बड़े गंदे किए रहते हैं। तो ये कौन लोग हैं? ये अपने ही साथी है। उनको कौन समझाए? हम लोगों का फ़र्ज़ उनको समझाए। उनको खुद को भी समझना चाहिए। तो स्वच्छता, बड़ों को स्वच्छता की शिक्षा की ज़रूरत थी। पढ़े लिखे लोग ऐसा करते हैं। तो जो जैसे मैंने उदाहरण दिया, तो इसलिए थोड़ी सी अंतरात्मा में सोचिए दोस्तों। चंपारण के लोग रोगों से पीड़ित देखे जाते थे। जितना हो सके उतना सफाई का काम करके लोगों के जीवन के प्रत्येक विभाग में प्रवेश की हमारी वृत्ति थी। इसलिए देखो स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत जो अभियान चल रहा है उसमें गांधी जी की फ़ोटो आती है, चश्मा आता है उनका। तो गांधी जी की तमन्ना थी कि भारत स्वच्छ बने। मगर सरकारें कितने प्रयास कर ले, जब तक हम नहीं सुधरेंगे तब तक अब हमारे पीछे कोई सरकार तो चलती है नहीं। अब चल रहे हैं, चलते चलते सड़क के बीच में थूक दिया गुटखा, वहाँ आपको कौन पकड़ेगा? कहाँ पुलिस आएगी? कहाँ जुर्माना लगेगा? इसके लिए आपकी अंतरात्मा है, वही सबसे बड़ी गवाह है। इसलिए हमें खुद को ध्यान रखना है कि तो साफ़ सफाई रखें। अब खुद टनाटन हो गए, परफ्यूम लगा लिया, मगर गुटखा थूक रहे हैं, वो कचरा फेंक रहे हैं, वो उन चीज़ों का ध्यान रखें। इस काम में डॉक्टरों की सहायता की ज़रूरत थी। अतः मैंने गोखले की सोसाइटी से डॉक्टर देव की मांग की। उसके साथ मेरी सनह गांठ तो बंध ही चुकी थी। अब ये देखो कितने अच्छे शब्द हैं। सनह गांठ बंध चुकी थी, यानी इनसे अच्छी दोस्ती थी। 6 महीने के लिए उनकी सेवा का लाभ मिला। उनकी देखरेख में शिक्षकों और शिक्षिकाओं को काम करना था। सबको यह समझा दिया गया था कि कोई भी नीलों के विरुद्ध की जाने वाली शिकायतों में न पड़े। नीलों का मतलब नील की खेती करने वाले जो किसान या कोई और। राजनीति को न छुएं। शिकायत करने वालों को मेरे पास भेज दें। कोई अपने क्षेत्र से बाहर एक कदम भी न रखें। यानी शिक्षक है, डॉक्टर, तो अपना काम करें, बाकी चीज़ों में नहीं पड़े। चंपारण के साथियों का नियम पालन अद्भुत था। मुझे ऐसा कोई अवसर याद नहीं आता जब किसी ने दी हुई सूचनाओं को उल्लंघन किया हो। तो ये गांधी जी का प्रभाव था। सत्य के प्रयोग, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, ये गुजराती भाषा में लिखी गई थी मूल रूप से। मेरी आत्मकथा से उत्तरत। अब शिक्षक और गांधी जी में एक प्रसंग अब देखो भारत का संविधान। तो ये किताब के लास्ट वाला पृष्ठ है, एक बार ये भी आपको बता देते हैं। भाग 4 जो है, भाग 3 में मूल अधिकार है, भाग 4 में क्या है? मूल कर्तव्य है। क 51 क या ए 11 मूल कर्तव्य है, वो आपको याद करा देते हैं। कंपटीशन एग्जाम में भी पूछा जाता है और वैसे भी अपने लिए ज़रूरी है कर्तव्य जानना। तो प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वह संविधान का पालन करें, उसके आदर्श, संस्थाओं, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। 2 नंबर, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्श, हमारे जो क्रांतिकारी जो थे, तो उनको हृदय में संजोए रखें, उनका पालन करें। तीसरा, भारत की संप्रभुता यानी सॉवेरेंटी, एकता, यूनिटी और अखंडता, पूरा भारत अखंड है, रक्षा करें और उसे अक्षुण्य बनाए रखें। देश की रक्षा करें, आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। भारत के लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, यानी समरसता की, प्रेम की बात करें, तोड़ने की, दूरियां बिखेरने की बातें नहीं करें। समान भ्रातृत्व यानी भाईचारे की भावना का निर्माण करें। धर्म, भाषा, प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हों कि भाई ये इसका धर्म ये है, इसकी भाषा ये है, ये इस राज्य का है, ये इस वर्ग का है, ऐसी भावना से दूर हों। देखो इतनी अच्छी नैतिक बातें हैं, अगर इन 11 कर्तव्यों को मान लें तो निश्चित रूप से जो है देश का विकास और तेज़ी से होगा। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध हो। यानी ऐसी कोई भी प्रथा, चाहे घूंघट प्रथा हो, दहेज प्रथा हो या कोई और प्रथा हो,
जिससे महिला का सम्मान नहीं हो रहा, उस प्रथा को हमें त्याग देना है। हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परिरक्षण करें। यानी भारत की जो महान संस्कृति है उसके गौरव को समझें। प्राकृतिक पर्यावरण, जो पर्यावरण है, पेड़ पौधे, हरियाली, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी, वन्य जीव है, उनकी रक्षा करें। वन्य जीव, नदी में गंदा पानी, जो गंदा कचरा नहीं डालें। झील, वन काटे नहीं, काटे तो नए पेड़ लगाएं, उसका संवर्धन करें और प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। ऐसा लग रहा है जैसे हम अशोक का धम पढ़ रहे हैं। इस तरह की इनमें जो सार बातें वो लिखी गई है, इनको अगर मान लिया जाए तो मानव मात्र का कल्याण निश्चित है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखें। एक तो होता है अंधविश्वास वाला दृष्टिकोण, नज़र लग गई, जादू कर दिया, टोना कर दिया, अंधविश्वास फलाना। एक होता है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, घटना के प्रति तार्किक दृष्टिकोण, वो रखें। मानववादी दृष्टिकोण, यानी मानव का जीवन सुखी कैसे हो। ज्ञानार्जन, पढ़ें, अखबार पढ़ें, न्यूज़ पढ़ें, किताबें पढ़ें, नॉलेज लें। सुधार की भावना कि और क्या गुंजाइश हो सकती है और कैसे अच्छा बनाया जा सके। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें। बस है, रेल है, सरकारी जो चीज़ें हैं, अस्पताल है, स्कूलें हैं, सड़क है, जो भी है सार्वजनिक संपत्ति सरकार की, उसको सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। मारपीट, झगड़ा, आंदोलन चलो ठीक है अगर शांतिपूर्वक करते हैं, हड़ताल वगैरह, मगर किसी प्रकार का सार्वजनिक संपत्ति को उसमें नुकसान ना हो, आगजनी वगैरह। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का प्रयास करें। यानी व्यक्तिगत में भी हम आगे बढ़ें और सामूहिक गतिविधियां समाज के साथ मिलकर भी उन्हें आगे बढ़ें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाई को छू सकें। मान लीजिए जैसे मैं हूँ या आप है, आप जिस भी स्थान या जिस भी पोस्ट पे हैं, अपना ये रहता है कि हम थोड़ा और आगे बढ़ें, जीवन में कुछ और ऊंचाइयाँ छुएं। तो जैसे जैसे व्यक्ति आगे बढ़ने की सोचेंगे तो देश किससे बना है? लोगों से तो बना है। लोग आगे बढ़ेंगे, देश आगे बढ़ेगा। और ये जो 11वां कर्तव्य है, ये बाद में जोड़ा गया था, आपको पता ही है। यदि माता पिता या आप संरक्षक है तो 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु वाले अपने यथास्थिति बालक या प्रतिपालित जिसका पालन पोषण कर रहे हैं उसको शिक्षा का अवसर प्रदान करें। बच्चा शिक्षा से वंचित नहीं रहे, आपके घर में कोई बालक है तो। अब देखो राज्य के विद्यालयों में उपलब्ध सुविधाएं, इन पे नज़र डाल लेते हैं। योग्यताधारी और प्रशिक्षित अध्यापकों द्वारा शिक्षण। विद्यार्थी और विद्यालय के लिए विद्यालय प्रबंधन समिति SMC SDMC होती है, जिसमें अभिभावक, जनप्रतिनिधि, विद्यार्थी स्वयं और शिक्षक की सहभागिता होती है। SMC की कार्यकारिणी की बैठक होती है अमावस्या को। 1 से 8 तक के लिए निःशुल्क शिक्षा है, पाठ्य पुस्तकें निःशुल्क है, 1 रुपया भी शुल्क नहीं है। दोपहर का भोजन, दूध और दुर्घटना बीमा, ये सब। 8 के मेधावी छात्रों को 8-10 उनको लैपटॉप। अनुसूचित जाति, जनजाति, OBC SBC जितने भी वर्ग हैं उन सबको छात्रवृत्तियाँ दी जाती हैं। और छात्रवृत्ति के अभी हमने फॉर्म भरवाए हैं, कंप्लीट किया है, जिसमें मुझे थोड़ा याद आ रहा है कि कक्षा 6 से 8 अनुसूचित जाति के लिए 75 रुपये हैं, 9 से 10 के लिए शायद 125 रुपये हैं, OBC के लिए 100 रुपये हैं पर मंथ, 10 माह तक मिलती है। और उसके अलावा और भी बहुत सारे लाभ हैं। बाल सभा के माध्यम से अभिव्यक्ति का अवसर, बोलने का, विद्यालयों का समुदाय से जुड़ाव। समावेशी शिक्षा क्या है? इंक्लूडिंग, यानी लोगों को अधिक से अधिक जोड़ना। तो राज्य में समग्र शिक्षा अभियान आपको पता ही है, पहले रमसा था, अब क्या हो गया? समसा। के समावेशित शिक्षा के अंतर्गत 1 से 12 में अध्ययनरत विशेष आवश्यकता वाले बालक बालिकाओं हेतु निम्न सुविधाएं। विशेष आवश्यकता वाले बालक बालिका यानी CWSN, चाइल्ड विथ स्पेशल नीड, ठीक है, CWSN। तो ब्रेल पुस्तकें, जो अंधे बालक है उनको डॉट वाली हो ताकि पढ़ सकें। लार्ज प्रिंटर, मेडिकल कम असेसमेंट कैंप, अंग उपकरण वितरण, जैसे मान लीजिए ट्राईसाइकिल वगैरह। परिवहन भत्ता, ट्रांसपोर्ट, ये जैसे 2 किलोमीटर से अधिक से कोई दूर से आते हैं तो हमारे स्कूलों में बच्चों को दिया गया है काफ़ी बड़ी मात्रा में। एस्कॉर्ट भत्ता, रीडर भत्ता, बालिकाओं हेतु भत्ता, साइकिल कक्षा 9 की छात्राओं के लिए। और पूर्ण दृष्टि बाधित और श्रवण बाधित बालिकाओं हेतु आत्मरक्षा प्रशिक्षण। और ये बच्चों की सुविधा के लिए हेल्पलाइन नंबर है। राजस्थान पाठ्य पुस्तक मंडल के सौजन्य से ये पुस्तक तैयार की गई है। तो दोस्तों, कक्षा 7 की पुस्तक जो आपको पढ़ाई जा चुकी है, आप कक्षा 7 के विद्यार्थी हैं तो पूरे वीडियो आप ज़रूर देख लें, प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे, नहीं इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से देख लें। टेलीग्राम चैनल पर लिंक मिल जाएगा, वहाँ से देख लें। और अब हम आपसे मिलेंगे कक्षा 8 हमारा राजस्थान में। धन्यवाद।